साथ बदलते भारत की शान। कैमूर पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा क्षेत्र जो सफेद बाघों का घर है, जहां धान की एक नहीं 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और यहां का स्वाद ऐतिहासिक होने के साथ दैवीय भी है। बघेलखंड की धरती में आपका स्वागत है। मध्य भारत का यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां 200 से ज्यादा धान की किस्में पाई जाती हैं। साथ ही आपको दूध के एक ऐसे स्वाद से परिचय कराएंगे जिसे यहां खुरचन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। इस धरती को बघेलखंड कहे जाने को लेकर अलग अलग मत हैं। इतिहास के पन्नों में बघेलखंड का नाम दहाला दर्ज है। यहाँ 6वीं से 12वीं शताब्दी तक कलचुरी वंश का शासन था। 14वीं शताब्दी में यहाँ बघेल राजपूतों का शासन आया, जिनके नाम पर इस क्षेत्र को बघेलखंड के नाम से पहचाना गया। बघेलखंड के नाम को लेकर एक मत यह भी है कि यह नाम बाघ से बना है। यहाँ बाघों की तादाद ज्यादा है और सफेद बाघ पूरे भारत में यहीं पाया जाता है। बघेल लोगों ने पहले बांधवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में व्यापारिक कारणों से इलाहाबाद और वाराणसी की रीवा से नजदीकी होने के कारण उन्होंने अपनी राजधानी रीवा स्थानांतरित कर दी। यहाँ का जितना ऐतिहासिक महत्व है उतना ही व्यापक यहाँ का सांस्कृतिक इतिहास है। यहाँ मौजूद प्राचीन जगन्नाथ मंदिर इसका गवाह है, जो पुरी के मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। मुकुंदपुर में मौजूद इस जगन्नाथ मंदिर में चावल का प्रसाद ही प्रमुखता से चढ़ाया जाता है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ बहुत ही खास होता है। कड़ी चावल का प्रसाद, कड़ी चावल हाँ मिलता है। तो ये परंपरा अभी तक मतलब अभी भी चल रही है और अब इतनी ज़्यादा इसकी महत्वता हो गई है, लोगों की आस्था हो गई है कि लोग अकेले खुद नंबर लगाते हैं कि हमें इस होली में हमें ही चढ़ाना है। और वैसे तो एकादशी, इतवार और पूर्णमासी के दिन अकेले भी एक दिन का भी लोग चढ़ाते हैं। थोड़े से 100-200 लोग को बुला लिया अपने रिश्तेदारों को और चढ़ाया और खिलाते हैं। पर बड़ा जो महाभोग लगता है वो होली के दिन, जैसे जगन्नाथपुरी और सिर्फ यहीं पर चढ़ता है वो टीका। भाव सिंह महाराजा थे, वो जगन्नाथ जी से लेके आए थे 3 मूर्तियाँ। एक पहला उन्होंने मुकुंदपुर में विराजा, दूसरा मृत्युंजय का जो मंदिर है रेवा में, और तीसरा लक्ष्मण बाग में 3 मूर्तियां लेके आए थे। और यहाँ पर फिर ये तैयार हुआ 1685 में बन के तैयार हुआ। तो पहली अटिका होली की जो भाव सिंह महाराज ने ही चढ़ाई थी। इसके बाद से यहाँ पर ये परंपरा शुरू हुई। कैमूर श्रृंखला और विंध्य पठारों के कारण बघेलखंड की काली और पीली मिट्टी उपजाऊ है। इससे यहाँ उच्च कोटि के चावल और गेहूं के अलावा चना, मूंग, अरहर, मसूर और उड़द जैसी दालें भी भरपूर मात्रा में पैदा होती हैं। हालांकि अब इस क्षेत्र में खेती के नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में गुलाब की खेती बहुतायत में नजर आती है। यहाँ के गुलाब दिल्ली, कोलकाता सहित कई शहरों में भेजे जाते हैं। करीब 22 एकड़ में हमारे यहाँ से गुलाब के फूल का उत्पादन होता है। इसमें करीब करीब जो है 165 से 66 मैन पावर इन्वॉल्व है,
जो हमारे ज़िले में, और हमारे ज़िले को प्रतिदिन ऑन एन एवरेज मिलाकर 5 लाख रुपया पर डे दूसरे स्टेट से हमारे रीवा ज़िले में किसानों के पास आता है, जिनकी एनुअल इनकम मोर देन 10 लाख आफ्टर सभी खर्च काटने के बाद 10 लाख के आसपास हमारे किसान को आसानी से बच जाता है और विभिन्न लोगों को रोजगार भी देता है। यही नहीं, प्याज को लेकर भी रीवा के किसानों ने काफी सफलता अर्जित की है और उसमें यहाँ के कृषि विभाग का बड़ा योगदान है। साथ ही केले की खेती पर भी यहाँ बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जिसके बारे में आज से कुछ साल पहले तक रीवा के किसानों ने सोचा तक नहीं था। पिछले 4-5 सालों से केले की खेती पर बड़ा ध्यान दिया गया है। इस समय 36 एकड़ के करीब रीवा जिले में केले की खेती हो रही है, जो विभिन्न ब्लॉक में विभिन्न तरह के फार्मर जो है उसको लगा रहे हैं। कुछ लोग 1 एकड़ लगाए हैं, कुछ 2 एकड़ लगाए हैं, कुछ 5 एकड़ लगाए हैं। इस तरह की खेती की जा रही है। रीवा उन जिलों में से है जहां पर अमरूद की खेती भी व्यापक स्तर पर की जा रही है। रीवा जिले में लोगों के पास 50-50 एकड़ के अमरूद के बगीचे हैं। 9 किसान ऐसे हैं जो 50 एकड़ से ऊपर अमरूद की खेती करते हैं और लगभग 50 किसान ऐसे हैं जो 10 एकड़ से लेके 50 एकड़ 25 एकड़ के बीच अमरूद की खेती करते हैं। यह कम लागत में या नहीं के बराबर लागत में अच्छा पैसा देने वाली फसल है। बघेलखंड में खेती की एक समृद्ध परंपरा है जो लगातार विकसित हो रही है। इसी तरह की झलक यहाँ के स्वाद में नजर आती है। खास बात यह है कि गरीब किसान के लिए भी यहाँ स्वाद की सूची काफी समृद्ध रही है। बाबूलाल जी के साथ बैठी है तो एहसास होता है कि बघेलखंड की धरती में स्वाद और सेहत पूरी तरह रचा बसा है। 200 तरह का भोजन भी आपने जो है एक कंपाइल किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। मतलब एक तरह से वो भोजन कैसे बनाए, किस तरह के भोजन बघेलखंड में बनते हैं वो उसके बारे में बताइए। जैसे मुनगा है तो लीजिए, मुनगा की कढ़ी 2-3 प्रकार की बनती है। फूल की भी बनती है और उसके फल की बनती है। फल को तरकारी में भी डाल देते हैं, दाल में भी डाल देते हैं। अब मुनगा कढ़ी उनको बनाना तो चटपट उनने क्या किया कि मुनगा को छीला, काटा और बेसन घोर लिया। सब घर में होता था, चना वना सब ये रहता था। घोर के चटपट नमक मिर्चा वगैरह डाला, जो भी है छौंका बघारा, अपना कढ़ी बना लिया, खा के तुरंत चल दिए। ये क्या था, गरीबों का भोजन है। अब लीजिए, आपने सुना होगा घाट घाट जिसको दलिया कहते हैं। तो दलिया तो शौक से लोग खाते हैं, जो बीमार उमार होते हैं कि चलो हम चावल न खाएंगे दलिया। लेकिन गरीब आदमी की दलिया ऐसी थोड़ी, तो उसने दरा वरा अपना चटपट पकाया और खा के माने। अब उसका कारण ये भी था कि जैसे देखिए, वो कार्तिक में धान आती है, मतलब कुंवर कार्तिक में, तो कुंवर कार्तिक में वो धान की रोटी भी खाता था। इसलिए खाता था कि चावल खाते खाते परेशान हो गया, गेहूं था नहीं गरीब आदमी के, वो तो रोज रोज का उनकी मजदूरी। तो क्या करते थे कि धान को जल्दी चटपट अपना कूटा मूसल कांड़ी से उसी को पीस लिए, अपना उसकी रोटी खाने लगे धान की। ऐसे बाद में जब बैसाख में गेहूं आ जाता तो वो अब उनको रधान जैसे बोलते हैं ना, राधान मतलब जो रांधा हुआ अनाज, चावल अवल उनका ख़त्म हो जाता जब जेठ में बैसाख में। तो उसी का दलिया अपना वो बना लिए अपन, उसको घाट कहते, दर लिया, चटपट पानी में डाला, वो पका लिया। ये गरीबों का बहुत से ये व्यंजन इस तरह। महुआ के 7-8 प्रकार के व्यंजन होते हैं। महुआ क्या क्या बनता है, फरा बनता है। फरा को कैसे बनते हैं, जैसे सेवई होती है ऐसे का मोटा वो होता है, छन्ना से निकलता है। सेवई तो मशीन से या हाथ से भरा जाता है, वो मोटा होता है, छन्ने से निकाला, सेव की तरह जैसे। दाल से बनने वाले पकवान को लेकर बघेलखंड में काफी प्रयोग होते रहे हैं। 5 दालों को मिलाकर बनाया गया दाल इंद्रहर और इंद्रहर की कढ़ी इसी प्रयोग का नतीजा है। आज इंद्रहर बघेलखंड की खास पहचान है। हालांकि बाबूलाल दहिया इंद्रहर को अमीरों का भोजन मानते हैं।
माने इनके अलग अलग किस्म, माने 200 व्यंजन हमने लिखा है तो उनके सब अलग अलग तरीके। गरीब कैसे बनाते थे, अब जैसे इंद्रहार जब बनाएगा तो 4 प्रकार की उसको दाल खोजना पड़ेगा, फिर तरह तरह का वो करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, फुलाना पड़ेगा, फिर सिराना पड़ेगा, फिर कढ़ी बनेगी, सब्जी बनेगी, या ऐसे खाएंगे नमकीन। तो कितने सारे उसमें वो हैं, खटकरम हैं। लेकिन गरीब आदमी खटकरम नहीं करता, उसको तो चटपट बनाना था। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बनाएंगे देवताओं को परोसे जाने वाला भोजन इंद्रहार। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इंद्रहर रीवांचल की डेलिकेसी है, एक खास व्यंजन जो खास मौक़ों पर बनता है और ख़ास तरीके से बनता है। थोड़ा मेहनत का काम है, पर आशा जी इंद्रहर क्यों, इसका नाम इंद्रहर क्यों है? क्योंकि ऐसा कहावत है, सुना है कि इसको इंद्र के दरबार में परोसा जाता था। अच्छा, इतना खास भोजन है कि इंद्र के दरबार का भोजन, इसलिए इसका नाम इंद्र आहार। ये तो इंद्रहर उसका अपभ्रंश हो गया शब्दों का। हाँ। इंद्र आहार तो कहने में जैसे लोग देशी भाषा अपने बोलचाल की भाषा में इंद्रहर हो गया। आप क्या क्या चीजें इसमें पीस रही हैं? ये मूंग है, ये चने की दाल है, ये मसूर है, ये उड़द है जी, और ये तुअर की दाल है। तो सभी दाल ये को पांचों एक बराबर मात्रा एक बराबर नहीं, सबसे ज्यादा चने की दाल लेते हैं हम। सबसे ज्यादा चने की दाल। हाँ, उसकी आधी उड़द की दाल और उसका आधा मसूर। उड़द से आधा मसूर। उड़द से आधा मसूर। हाँ। और फिर ये दोनों बराबर, उसका आधा, लेकिन तुअर की दाल और मूंग की दाल बराबर ही रहती है। मसूर का आधा, लेकिन ये दोनों बराबर थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसका छोटा सा हाँ, रात को मतलब जैसे सुबह बनाना है तो रात को इनको धो के और पानी में फुलो दिया जाता है। 1700 में यहाँ के महाराज कोई गुजरात में ढोकले बनते हैं चने की दाल से। हाँ। तो वो उसका इन्होंने अपने विंध्य प्रदेश में आके उसको अपने हिसाब से स्वाद और सेहत उसके हिसाब से, क्योंकि दालें तो बहुत सेहतमंद, मतलब बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही ताकतवर चीज़ें हैं, लोगों को बहुत फ़ायदे की। तो उन्होंने इसको उस अपने हिसाब से बनाया, पांचों दालें मिला के, और उसको भपाते तो वैसे ही हैं। हाँ। पर थोड़े मसाले अपने, हमारे इधर जो भी मसाले होते हैं। अच्छा, सिंपल जो खड़े मसाले जो सिंपल होते हैं। हाँ। इसको तेजपत्ता, दालचीनी ये है, ये बड़ी इलायची, दालचीनी है, खड़ा धनिया है, जीरा है। तो इसको पीस के आप यूज करते हैं इसमें? इसको पीसने में यूज करते हैं हम। दाल के साथ ही इसको पीस लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह इंद्रहर जो है बने, मतलब हाँ। ये कभी रीवा महाराज गुजरात गए होंगे 1718वीं सदी की शुरुआत में। हाँ। ओके, तो वहाँ वो उन्होंने ढोकला चखा होगा। हाँ, और उनको पसंद आया, तो यहाँ आके उन्होंने उसको अपने यहाँ जो चीजें होती हैं। हाँ। तो ये इस तरह से फिर ये पांचों दालें रात को फुला के पीसने के बाद ये पिट्ठी तैयार करते हैं हम। अच्छा, ये इसको, इस सारी दालों को जो आपने मापक बताया, वो उसको रात में फुला दिया। हाँ हाँ। फिर सुबह धो के साफ करके मसालों के साथ पीस लिया सिल में, और फिर मसाले सारे पीस गए। फिर ऊपर से हम उसमें नमक डालते हैं जी, थोड़ा अमचूर डालते हैं जी। तो ये दाल जो फुला लिया है उसको सुबह पीसा जाएगा। तो ये तो चूंकि मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से मेहनत से इसको पीस रही हैं, पर जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते वो मिक्सी में पीस लेते हैं आज के टाइम में। पूछने के पीछे कारण ये है, मिक्सी में तो सारे मसाले पीसे जा रहे हैं, सब कुछ है। तो ये कैसा पीसा जाएगा? एकदम बारीक पीसते हैं, थोड़ा दरदरा पीसते हैं। तो सिल में इसलिए पीसने से इसमें स्वाद भी ज़्यादा आता है, क्योंकि सिल में इतना एकदम चिकना तो नहीं पीसते, नहीं हमारी अपनी सुविधा के हिसाब से हम पीस लेते हैं। मेहनत का स्वाद तो होता ही है। हाँ, मेहनत का तो स्वाद होता ही। कढ़ाई में पानी डाला हुआ है। हाँ। अच्छा, कढ़ाई में पानी आप इसलिए गर्म कर रहे हैं? भपाने के लिए, इसको भपाना है। इसको भपाएंगे। हाँ। जो आपने तो हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया या घी लगा लिया, कुछ भी लगा लीजिए ऐसे जी। इसको लगाया और फिर इनको अच्छे से फेंटा दाल।
अच्छा, इसको ठीक से मिलाएंगे। हाँ, अच्छे से पूरा मसाला और सारी दालें मिल जाना चाहिए ना। ये इतना ही सूखा रहता है कि थोड़ा पानी इसमें मिलाकर इसको थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा हम इसको फेंटते भी हैं ना। फेंटने से क्या होगा कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहती है। जैसे बर्फी की तरह या रसाच की तरह जो इसको ऐसे हाँ, करते हैं। हाँ, रसाच बना के जैसे। ये कढ़ाई में जो पानी उबल रहा है, ये आपने इसको प्लेट में इसको भपाने के लिए, हाँ, इसको प्लेट में सेट किया और बीच में ये। ठीक है, भपाएंगे मतलब इसको भाप में पकाएंगे। भाप में पकाएंगे इसको। कितनी देर पकेगा? 15 मिनट लेगा। 15 मिनट लेगा, ठीक है। ये बीच में छेद आपने ऐसे कर दिया, कुछ खास कारण है? खास कारण बोलते गैस निकले या कुछ, या बीच से चारों तरफ इसको बराबर हीट मिले, शायद ये होगा। इसलिए कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि बुजुर्गों को, दादी नानी को जो देखा है ना, उसी सिस्टम से करते जा रहे हैं। एकदम ठीक बात है। और कुछ चीजें बस की जाती हैं, बस की जाती हैं। ठीक है। तो ढकने से ऐसा नहीं होगा कि इसका जो स्टीम है वो नीचे बैठेगा, पानी गीला करेगा? नहीं, अभी नहीं। वो जब हम निकालने लगते हैं उसी टाइम करता है ना, तो हम उसको निकाल लेंगे जल्दी से। और पानी कम भी रहता है ना, और ये थाली में थोड़ा खड़े बाट की भी थालियाँ रहती है ना, तो वो सुरक्षित रहता है, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ। अब ये इसको कितनी देर भपाया जाएगा? 15 मिनट इसको भपाया जाएगा। हाँ। फिर ये निकाल के और इसको स्लाइस काट के बर्फी जैसा। सुबह नाश्ते में लोग, जैसे हमारे यहाँ बनता है जब ना, हाँ, तो सवेरे से शुरू हो जाता है, सुबह बन जाता है। अच्छा। सुबह एकदम गरम गरम निकलता है, भाप वाला। हाँ। लोग दही की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं। उसको खा लिया, वो नाश्ता हो गया। फिर उसको डीप फ्राई करते हैं, तो स्नैक्स में इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। फिर वो जो डीप फ्राई किया उसको फिर कढ़ी बनती है। हाँ। और शाम को उसी की सब्जी बन जाती है, मसाले वाली। अच्छा। ठीक है, मतलब इसकी मसाले वाली सब्जी मसलहा बोलते हैं। हाँ। मतलब बोलचाल की भाषा में, तो वो मसाले की सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। मतलब मेहनत है, पर एक बार जो बन गया तो फिर उसको अलग अलग रूप में शाम तक खा सकते हैं। अलग रूप में शाम तक खा सकते हैं। आपने बाकी जो मसाले बताए वो तो दाल पीसते समय ही उसमें डाल दिए। हाँ, अभी इसके बीच में अब कुछ मसाला इसमें नहीं, अब कुछ नहीं डलेगा। अभी इसे भपाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट तो हो गया इसको भपाते हुए। इसको ऐसे ही खाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही खाया जाता है। बहुत बढ़िया दालों का स्वाद आ रहा है, थोड़ा सा दरदरा सा, और मसालों का स्वाद है। भाप में पका है तो ये मुंह में घुल जा रहा है। हाँ। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसको खाने के लिए मेहनत नहीं, क्योंकि बनाने में सारी मेहनत कर चुकी। बनाने में आपने सारी मेहनत कर ली है, तो मुझे खाने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मेहनत नहीं। लेकिन इसको भी एंड प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, इसके बाद भी आप कई चीजें बनाने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद हम डीप फ्राई करेंगे। अच्छा। डीप फ्राई करेंगे तो इसको हम स्नैक्स में लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, डीप फ्राई किया, ये आपने थोड़ा सा डीप फ्राई किया है, तो इसको स्नैक्स में इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ। ओके, ये गरम में क्रिस्पी हो गया। हाँ, क्रिस्पी हो गया। ये भी अच्छा स्वाद आता है। इसको भी लोग चटनी से और अचार के मसाले से खा लेते हैं। हाँ, ये एकदम अलग स्वाद है, उससे अलग लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अलग आएगा। फिर दोपहर के खाने में इसको हम कढ़ी बनाते हैं। अच्छा। और उसमें डाल देते हैं ये। वाह, तो सुबह का नाश्ता भी हो गया, फिर दोपहर का खाना भी हो गया, स्नैक्स भी हो गया। अब क्या शाम का भी कुछ बन जाएगा? शाम को इसकी मसाले वाली सब्जी, मसलहा बोलते हैं। सब्जी बना देंगे, इसकी सब्जी बना देंगे। बोलचाल की भाषा में इसको मसलहा बोलते हैं। कि गांव में कह देता कि इंदिराहार के मसलहा बना लिए रखा है। अच्छा। दादी लोग के अब शाम को क्या बनाए, ऐसे लोग बोलते हैं कि अब सांझ के क्या बनाई तरकारी, कहे अरे इंदिराहार धरी है, वो इनके मसलहा बना लिया। ये तो आपने से कई सारे रूप बता दिए। तो आज आप हमारे लिए क्या इसका बन रहा है? तो ये आपके लिए कढ़ी बनाई है हमने। अच्छा, कढ़ी आप बना रहे हैं इसका? हाँ, ओके, कढ़ी बना रहे हैं। ये जो बन रहा है इसका हम लोग कढ़ी, ठीक है, ओके। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खिलाएंगे आपको एक ऐसी मिठाई जो सिर्फ बघेलखंड में ही बनाई जाती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह?
तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। परंपरागत भारतीय मिठाई बनाने वालों को मलाई ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया है। आज के दौर में इसका प्रचलन काफी कम हो गया है। इसे चाहने वालों की संख्या भी काफी घटी है और इसे बनाने वालों की भी। जाहिर है, मलाई से बनी खुरचन कैलोरी नाप कर खाना खाने वालों का व्यंजन नहीं है। दूसरी ओर इसे बनाने की प्रक्रिया भी इतनी श्रमसाध्य है कि हलवाई इसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस स्वाद को जीवित रखा हुआ है। सतना में दो चीजों की बहुत महत्ता है, एक मैहर वाली माता की, दूसरी यहाँ की खुरचन की। आप यहाँ हैं तो पंडित जी का खुरचन जरूर ट्राई कीजिए। आज हम उन्हीं के आए हैं, कृष्ण कुमार मिश्र जी के यहाँ। उनसे जानेंगे कि खुरचन बनता कैसे है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये खुरचन जो इतना स्वादिष्ट ये होता है, मलाई की तरह दिखता है, हाँ। ये बनता कैसे है? इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं? सिर्फ दूध लगता है और चीनी लगता है? बस दूध और शक्कर। दूध और शक्कर लगती है। कितनी देर तक पकाते हैं दूध को? अब ये 10-15-20 मिनट तो लग ही जाता है कढ़ाई बनाने में। अच्छा, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट 20 मिनट तो मान लीजिए कि लग ही जाएगा एक कढ़ाई बनाने में, है ना। अब ये आप जैसे कोई आपको देखकर घर में बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा? वो तो वो खोवा बन जाएगा उसका या जल जाएगा? हाँ, तो बताते हैं सर, जैसे कि हमसे लोग पूछते हैं कि पंडित इसको कैसा बनाना पड़ता है। हाँ, तो हम बताते हैं कि भैया देखिए, आपको घर खाने के लिए ऐसा करिए कि जैसे आपको 2 किलो दूध बनाना है खुरचन, है ना, तो आप कलर स्टैंडर्ड में बना लीजिए जी। तो 1-1 पाव दूध कढ़ाई में डालिए, है। तो जब वो फूल जाएगा, फूलेगा दूध आपका ये, उसको ताक करना है आपको। कहाँ का? हमको इसके फुलक्का के नीचे का, जैसे हमारा फूल रहा है ये, हमको ताक करते काहे को लिए है? इसके नीचे का, कि दूध हमारा लगने ना पाए। दूध लग जाएगा क्या मतलब निकलेगा? ज़्यादा आग बालेंगे, दूध नीचे गिरेगा हमारा, तो क्या नुकसान होगा हमारा जी। तो इस बात की कोशिश करनी है कि दूध नीचे लगे ना, जले ना, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। तो चीनी कब इसमें डालते हैं? बन जाने के बाद डालते हैं या बीच में डाल देते हैं? नहीं, चीनी डालते हैं। देखिए हमारा भी एक परत हमारा ये, हाँ, एक परत बना हुआ है ना अभी मैंने 1 2 3 मतलब 3 कढ़ाइयाँ मैंने करोया हूँ। 3 कढ़ाई हमारी इससे छोट हो गई। हमने अब देखिए शक्कर धोना हमको ये। अच्छा, ये आपका शुगर डालने का तरीका है। सामान्य तौर पे घरों में तो चीनी दानेदार होती है, ये आपने तो पाउडर रखा है। इसको पिसवाते हैं हम। अच्छा, इसको पीसा हुआ है आपने? ये पीसा हुआ। ये जो आप बना रहे हैं, तो ये जैसे सपोज एक बार में आपने 1 पाव दूध डाला हुआ है, हाँ। तो 1 पाव दूध में कितना खुरचन तैयार हो जाएगा? कितना वजन होगा उसको? अब 250 ग्राम निकलता है 1 किलो में, मतलब 60-70 ग्राम, 70 ग्राम निकलती है। 60-65 ग्राम, 60-65 ग्राम निकलेगा 1 पाव में। 1 पाव में। तो ये जो थाली में भरा हुआ खुरचन आप देख रहे हैं, ये पंडित जी की पिछले 6-7 घंटे की मेहनत है, जिस पे वो लगातार काम कर रहे हैं। अब ये कढ़ाई हमारी से बन गई। तो मेहनत का काम है, इसीलिए सतना में कृष्ण कुमार मिश्र जी का जो खुरचन है वो बहुत फेमस है। तो ये आपका ये इस तरह से आपने निकाला, उसके नीचे दूध बचा हुआ है थोड़ा सा। अब ये दूध जो बचा हुआ हमारा है, जैसे कढ़ाई हमारी ठंडा रही है, है ना। अब इसको हमने क्या करेंगे, ये तिरछा दिए। अच्छा, तिरछा दिए, दूध हमारे किनारे आ गया। हाँ। अब इसको आने के बाद में 1 किलो दूध हमारा आ गया ये। अब जहाँ ये सूखा है, हाँ, है ना, सूखा ये एक करोने में दिक्कत हमको जाएगी, तो ये क्या करेंगे कि ये उसी को मिला देंगे सब। ये मिला दिए, ये अने ये पूरा ये सूख जाता है। इसको करोने के लिए अब ये करो रहे हैं, ये पट्टी हमारी निकल रही है। इसमें चीनी इसलिए भी ज़्यादा नहीं डलती क्योंकि दूध की अपनी मिठास भी रहती है जी। दूध का मलाई वाला प्रोडक्ट कह सकते हैं, लेकिन ये दूध की मलाई ही नहीं है। ये खुरचन का एक अपना स्वाद है जो लोहे के बर्तन में निचले हिस्से में परत में गर्म होकर ये इसका स्वाद डेवलप होता है। और बहुत हल्की सी चीनी इसमें पंडित जी ने मिलाई है। आप चाहें तो बिना चीनी मिलाए भी इसे बना सकते हैं, इसे खा सकते हैं, क्योंकि दूध का अपना मिठास होता है, दूध का अपना स्वाद होता है।
इस पे भी निर्भर करता है कि दूध कहाँ का है। ये पंडित जी खुद अपना ही दूध यहीं पे इन्होंने भैंसें रखी हैं, वही दूध यूज़ करते हैं। बाज़ार के दूध से शायद इतना अच्छा प्रोडक्ट ये नहीं बन पाए। एक खुरचन है, आप खुद ट्राई करें, सतना है तो इसे एक बार ज़रूर खाएं, ये बहुत अद्भुत है। जब हम खुरचन को मिठाई कहते हैं तो दिमाग में ऐसी चीज की तस्वीर उभरती है जिसे मुंह में डालते ही चीनी का मीठापन स्वाद की इंद्रियों पर हावी हो जाए, लेकिन खुरचन के मामले में ऐसा नहीं है। खुरचन की खासियत ही है इसमें चीनी बहुत कम होती है। इसे मुंह में डालने पर जो पहला स्वाद आता है वह है गाढ़ी मलाई का। मलाई की परतें एक के बाद एक मुंह में खुलती और घुलती जाती हैं। आज का सफर बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी पुराने स्वाद को नए सिरे से तलाशेंगे। नमस्कार।